लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर, वो है आपका दी जुडिशियरी। जुडिशियरी का सिंपल सा मतलब होता है, जितने आपको कोर्ट दिखते हैं ना, जिसमें हमारे फैसले सुनाए जाते हैं जजेस के द्वारा, उसी को हम लोग एक साथ कह देते हैं जुडिशियरी। जैसे आपको पता है हमारे हर स्टेट में हाई कोर्ट है और एक हमारे पास मात्र सुप्रीम कोर्ट है। इन सभी को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं? जुडिशियरी। यानी कि कोर्ट जितने भी हैं उन सबको एक कॉमन नाम दे देते हैं हम लोग, जुडिशियरी। सिंपल सा, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ऑल दी कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड दी जुडिशियरी। तो जितने भी कोर्ट हैं आपके इंडिया में, चाहे वो लो लेवल पे हो, हाई कोर्ट हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो, यानी कि जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उन सभी को हम लोग एक साथ कह देते हैं जुडिशियरी। ठीक है, आगे। द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर कंट्री। इंडिया के अंदर जो जुडिशियरी का सिस्टम है उसको यदि हम लोग बात करें उसके अंदर, तो पूरे कंट्री के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे कंट्री में मात्र एक है। हाई कोर्ट है इन दी स्टेट्स, हर स्टेट में हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, और छोटे छोटे लेवल पे भी हमारे कोर्ट होते हैं, छोटे मोटे कोर्ट। सिविल कोर्ट होता है, फिर से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर से आपका हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये सब बेसिकली अलग अलग लेवल पर आपका कोर्ट है। ठीक है, छोटा मोटा कोई समस्या है तो आप सिविल कोर्ट में जाते हो, उससे गंभीर मामला है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, उससे भी गंभीर मामला है तो हाई कोर्ट, और सबसे गंभीर मामला है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अलग अलग लेवल पे आपका अलग अलग कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, आगे। द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब बताओ, इन सारे कोर्ट का जो हेड है, जो सबसे टॉप है, वो कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून निकालेगा वो कानून सभी कोर्ट पे लागू हो जाएगा। जैसे होता है ना, हमारे घर में हमारे दादाजी जो बोलते हैं वो सबको मानना पड़ता है, चाहे हमारे पिताजी हो, माताजी हो, भाई बहन, कोई भी, सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल देगा वो सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, चाहे वो पटना का हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, हर कोर्ट को मानना पड़ता है। तो बेसिकली जो जुडिशियरी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, सही है कि गलत है, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सब देख रेख करने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही है। आगे, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ले लेगा वो डिसीजन सभी कोर्ट पे लागू हो जाता है। जितने भी कोर्ट है आपके कंट्री के अंदर, सारे कोर्ट पे वो डिसीजन लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ना कुछ डिस्प्यूट को, वो मतलब कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आते हैं। देखते हैं क्या क्या वो मामला। जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जैसे मान लीजिए कि दो आदमी आपस में झगड़ा कर लिया, तो इस प्रकार का छोटा मोटा मामला भी कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि इस प्रकार का मामला सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मामला है। आप चाहे तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो हाई कोर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। जनरली सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है जो किसी भी कोर्ट से संभलता नहीं है। मतलब कि जो केस सिविल कोर्ट से नहीं संभला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं संभला, हाई कोर्ट से नहीं संभला, तो फिर वो केस जो है ना कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाँ, फिर भी है भाई, कोर्ट है तो आपको सुनना पड़ सकता है। आप खाली बैठे हैं तो मामला भी सुनना पड़ेगा आपको। तो यदि दो आदमी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। आगे, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, मान लो कि आदमी और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुनता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मान लो कि दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, मान लो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, कुछ चीज़ों के लेकर ऊपर मामला गड़बड़ा गया, तो वो कोर्ट, वो मामला भी कहाँ चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन, यानी कि सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, तो उस प्रकार का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर देता है। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हर प्रकार का मामला जो है आपका वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये मत करना कि हमारा कोई मुर्गी चुरा लिया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत कर दी, उसका केस वहाँ लड़ रहे हैं। नहीं, ये सब छोटा छोटा मोटा मामला है, आप इसको अपने लोकल लेवल पे या फिर आप चाहो तो पंचायत में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली वैसे मामले जाते हैं जो कि बहुत ही गंभीर मामले होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सब भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है और सुनता भी है। आगे, सुप्रीम कोर्ट इज द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केस का मतलब होता है छोटा मोटा जैसे, अच्छा यहाँ पे ना सिविल और क्रिमिनल दो केस होता है। सिविल का मतलब होता है मेरा प्रॉपर्टी हड़प लिया, है ना, मेरे घर पे कब्जा ये कर लिया, ये सब हो गया आपका सिविल। सिविल का मतलब जिसमें कि आपको सज़ा जल्दी नहीं मिलता।
इसमें ना सेटल किया जाता है कि भैया आपने इसका ज़मीन क्यों लिया, वापस करो, ऐसा कुछ। लेकिन क्रिमिनल में बेसिकली वो आते हैं जो कि गंभीर अपराध होता है। कोई किसी को गोली मार दिया, वो क्रिमिनल में आ जाएगा। मर्डर, हार्ड मर्डर, डकैती, ये सब किस में आएगा? आपका क्रिमिनल में आएगा, क्योंकि ये सब क्राइम है। और किसी की ज़मीन को हथिया लेना, यह क्राइम तो है ही, लेकिन ये उतना गंभीर अपराध नहीं है। बेसिकली इसको सिविल केस बोलते हैं, और इसमें जल्दी किसी को सज़ा नहीं होता। इसमें बेसिकली मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है। तो 2 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन चाहे केस कोई भी हो, इन सब का जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, आगे। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने फैसला जो सुनाया, जैसे सपोज करो कि मेरा कोई फैसला था, मेरा कोई केस था जो हाई कोर्ट में चल रहा था, और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले से हम खुश नहीं है। हमको लग रहा है ना कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो गलत फैसला सुनाया, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहने का मतलब यदि आप अपने फैसले से खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम अपने फैसले से खुश नहीं हैं, आप फैसला एक बार सुनाओ। और अल्टीमेटली जो एक बार सुप्रीम कोर्ट कह देगा वहाँ पे, फिर वो आपका फाइनल हो जाएगा। वहाँ उसके बाद आप फिर कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट था आपका। आगे, द जुडिशियरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सोचो, यानी कि जुडिशियरी ना किसी के अंदर में नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, किसी भी गवर्नमेंट का बस नहीं चलता। मतलब लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, किसी का बस जुडिशियरी पे नहीं चलता। इसीलिए हर आदमी किसी ना किसी, मतलब किसी से वो डरे ना डरे, लेकिन जज से या फिर जुडिशियरी से वो जरूर डरता है। बात समझ आ रही है? तो जुडिशियरी के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आगे, द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। मतलब कि जो आपका जज है वो बिल्कुल किसी भी गवर्नमेंट के अनुसार काम नहीं करती है। मतलब कोई गवर्नमेंट बोलेगी कि फैसला मेरे पक्ष में सुना देना, तो क्या ऐसा कर सकती है कोई जज? बिल्कुल नहीं कर सकती है। यदि ऐसा होने लगा तो बताओ, क्या आम आदमी का कभी भी भरोसा कोर्ट पे रहेगा? कभी नहीं रहेगा। अच्छा देखो, आम चीज़ जनरली होता क्या है, यदि गांव में या फिर हमारे पड़ोसी में झगड़ा होता है, तो आदमी को पुलिस पे भरोसा हो ना हो, लेकिन उसको कोर्ट पे बहुत भरोसा होता है। क्या बोलता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट, यानी कि तुमने यहाँ पे तो बाजी मार लिया, बाद में तुमको बेटा हम कोर्ट में देख लेंगे। ऐसा लोग बोलते हैं ना। कोर्ट का नाम अल्टीमेटली लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको एक भरोसा होता है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सही सुनाएगा। अब आप खुद सोचो, यदि कोर्ट ही करप्ट हो जाए तो क्या मामला ठीक रहेगा आपका? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जज कभी भी किसी गवर्नमेंट के अंडर में किसी सरकार के अंदर में या फिर किसी आदमी के अंडर में काम नहीं करती है। इनका पावर अपना अलग होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये किसी का नहीं सुनता, ये अपने मन का सुनता है, और जो सही रहता है वही ये करता है। आगे, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करता है किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पहले रह चुका है बहुत बड़े पोस्ट पे, उनके एडवाइस पे करता है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सब डिसाइड करते हैं, और प्रेसिडेंट भी डिसाइड करते हैं बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा और हाई कोर्ट का जज कौन होगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करता। प्रेसिडेंट भी पूछता है किससे? प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस से पूछता जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाना है। इस प्रकार का पूरा एक मीटिंग होता है। पहले मीटिंग होने के बाद फिर एक पूरा चैम्बर बनता है। चैम्बर मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के, बड़े बड़े लेवल के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस वहाँ पे बैठे रहते हैं। सभी से पूछा जाता है कि अगला जज कौन होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कौन होगा, ये सब वहाँ पे पूछा जाता है ये सब। ठीक है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस भी रहते हैं इंडिया के, फिर से प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, प्रेसिडेंट भी रहते हैं। इन सब का वहाँ पे बेसिकली बहुत बड़ा रोल रहता है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में और हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट करने में। ठीक है, आगे अगला है इसमें, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, मतलब जो बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी रह चुका है लेकिन अब बहुत सीनियर हो चुके हैं, वो चुनते हैं फिर किसको? चीफ जस्टिस को। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या है बताते हैं।
पहला तो सुप्रीम कोर्ट में वो जज होते हैं जो कि फैसला सुनाते हैं, ठीक है। अब एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हो गया सारे जज से भी ऊपर, यानी कि चीफ जस्टिस जो होंगे वो सब जज से ऊपर। फिर उससे नीचे कौन, कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, मतलब कि फैसला सब सुनाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यदि मामला फंसता है तो सारे जज भी किससे पूछते हैं, चीफ जस्टिस से पूछते हैं कि सर यहाँ पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार का होता है पूरा, ठीक है। आगे, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। यदि एक बार कोई भी जज सेलेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर हाई कोर्ट के लिए, तो फिर उसको उस पद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। हटाने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका मन हुआ, जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर का मन हुआ, उसको हटा दो, हटा देगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी फिर पूरा वोटिंग ये सब होता है, पूरा मतलब पूरा कानून इसके लिए है। आपको मन करेगा हटा दो, आप नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं। हलवा थोड़ी है कि जब मन किया तब बना लिए, जब मन किया तब खा लिए, वैसा नहीं है। बहुत इसके पीछे ना कानून होता है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हर इंसान का विश्वास किस पे है, जज के ऊपर है, ठीक है। आगे, जज चाहे तो किसी को मौत के घाट उतार सकता है फांसी दिलवा के, और किसी को चाहे तो उसका जीवन बचा सकता है। इसीलिए यहाँ पे खिलवाड़ नहीं हो सकता, बहुत ही लंबे प्रोसीजर इसमें फॉलो किए जाते हैं। आगे, अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि आप किसी जज को हटाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से, तो आपको दोनों हाउस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, दोनों हाउस से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से ज़्यादा आपको वोट लेना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा लोगों का सहमति होना चाहिए, तभी आप उसको हटा पाएंगे। जैसे लोकसभा में कुछ मेंबर है, राज्यसभा में कुछ मेंबर है, यदि ज़्यादा वोटिंग हटाने के पक्ष में पड़ गया, ज़्यादा वोट यदि हटाने के पक्ष में पड़ गया तो जज हटा दिया जाएगा, यदि नहीं पड़ा तो नहीं हटेगा, ठीक है। ऐसा होता है इसमें। तो क्या बताओ, किसी एक आदमी के हाथ में है जज को हटा पाना? बिल्कुल नहीं है। किसके हाथ में रिलाई करता है? ये पूरी तरीके से पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के एमपी के पास है, ठीक है। जैसे मान लो किसी जज को हटाना है, तो यदि हटाने के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ गया तो हट जाएगा, और मान लो कि वोट नहीं पड़ा तो दोबारा वही रहेंगे। तो ऐसे इसमें ऐसा होता है, ठीक है। आगे, इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा आज तक अभी फिलहाल हुआ नहीं है कि जज को हटाना पड़े, मतलब कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई जज गलत काम किया और उसको अपने पद से हटाना पड़ गया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जब भी हटाए तो नेचुरल तरीके से ही हटाए, मतलब कि कोई क्राइम किया उसको फिर हटाना पड़ा, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया में आप जुडिशरी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे, क्योंकि यहाँ पे धांधली नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है भाई, उसका अपना मर्जी है, अपना कानून है उसका। आगे, द जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सोचो, पूरी दुनिया में इंडिया का जो जुडिशरी वाला सिस्टम है ये सबसे पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल भी है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, भारत का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, 140 करोड़ आबादी है। इतने बड़े आबादी को संभाल पाना किसी भी कंट्री के जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंडिया इसको आज संभाल पा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। आगे, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इंटरप्रेट करने का मतलब यहाँ पे यह है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको कुछ गलत लग रहा है तो इनको सुधारने का एडवाइस दे सकता है वो किसको? पार्लियामेंट को, कि भैया हमने देखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ गलत है, इसको आप लोग क्या कर लो, सुधार लो। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल एडवाइस दे सकता है। मान लीजिए संविधान में ऐसा कुछ है जो कि गलत लग रहा है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को गलत लग रहा है, तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो खुद चेंज कर ले? नहीं, वो केवल और केवल पार्लियामेंट को एडवाइस देगा कि भैया इसमें चीज़ गलत है, आप इसको इसमें सुधार लो। फिर वो लोग सुधारते हैं। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास केवल अधिकार होता है उसको इंटरप्रेट करने का, मतलब कि केवल उसको देखने का क्या गलत है क्या सही है, लेकिन सुधारने का काम अल्टीमेटली करेगा कौन? पार्लियामेंट ही करता है, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे ना जुडिशियल रिव्यू क्या है, जरा ये भी समझ लो। द जुडिशरी कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव
if they find such a law or action is against the constitution. This is known as the judicial review. जैसे मान लो कि लेजिस्लेटिव ने यानी कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून निकाला या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो जिस तरीके से कानून का पालन करवा रहा है, ये चीज़ ना ठीक नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक नहीं लगा मान लो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कानून को इनवैलिड घोषित कर सकता है। इनवैलिड मतलब खराब घोषित कर सकता है और उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सकता है, या फिर उनको संविधान में भी यदि कुछ गलत लगता है तो उसको वो बोल सकता है कि ये चीज़ गलत है, इसको सुधारो। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखो एक वर्ड साफ लिखा हुआ है इसमें, रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या है, उसको दोबारा आप जांच करो। उसी प्रकार का मतलब यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लॉ खराब है या फिर इसमें सुधार की ज़रूरत है या फिर एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, कानून का पालन अच्छी तरीके से नहीं करवा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि उसको वो दोबारा सजेस्ट कर सकता है कि इसमें बदलाव करो, चेंज करो, और इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर ये भी है कि संविधान में यदि कुछ गलत उसको नज़र लग रहा है तो उसको भी वो चेंज करवा सकता है। खुद नहीं करेगा चेंज, लेकिन चेंज करने का ऑर्डर दे सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आगे the powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights। तो इतना ज़्यादा पावर को देखते हुए, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंस को देखते हुए इंडियन जुडिशरी के, देखो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, इसके पास पावर बहुत है, ये बहुत आज़ाद भी है, कोई किसी के अंदर में काम नहीं करती है, इनका अपना अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इतना ज़्यादा इनके पास पावर होने के साथ साथ, इतना ज़्यादा इनके पास आज़ादी होने के साथ साथ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन मतलब पेरेंट्स। किसका पेरेंट्स भाई? फंडामेंटल राइट्स का। मतलब कि हमारा कोई अधिकार कोई छीन ना ले। यदि कोई छीन रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली जाके अपने गार्जियन से शिकायत कर सकते हैं। और गार्जियन का मतलब सिंपल सा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमारा गार्जियन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है। आगे अब लास्ट इसमें है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में PIL कहते हैं। अब ये क्या होता है ये भी देख लो। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest litigation, यानी कि PIL। जैसे मान लो कई बार क्या होता है ना, हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, यदि वो हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। और इसके खिलाफ आप जाके कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली PIL दर्ज करवाते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको पता है कि गरीब लोग जो होते हैं ना, उसको राशन कार्ड मिलता है और उसको बहुत ही कम दाम में अनाज मिल जाता है। ये क्या है? गवर्नमेंट का स्कीम है। जैसे मान लीजिए कि हम गरीब हैं, हमको उस स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे जाके कि हुजूर सर जो भी हैं, हम गरीब हैं, हमको राशन कार्ड का अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा और हमको सरकार दे भी नहीं रहा। तो वो क्या करेगा? मेरा PIL दर्ज कर लेगा, यानी कि मेरा एक रिपोर्ट दर्ज कर लेगा और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगा कि भैया आप इसको क्यों नहीं बेनिफिट पहुंचा रहे हो, इसका राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सिंपली इसमें याद रखिएगा कि जब आपका कोई बात गवर्नमेंट नहीं मानता है, आपके बेनिफिट को वो ध्यान में नहीं रखता है, आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाता है गवर्नमेंट, तो बेसिकली आप कोर्ट में जाके केस दर्ज करवाते हैं, उसी का नाम है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बस सिंपल। ठीक है। चलिए इस तरीके से ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हमारे चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।